हाल में एक घोषणा भी की है अध्यक्ष जी ने कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो मुख्यमंत्री का चेहरा काशी सिंह हैरी, जो संरक्षक भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, बड़े नेता भी हैं आपके, उनको कहा गया है कि काशी सिंह हैरी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस पर आपका क्या कहना है? युवा टीम किस तरीके से इसको देख रही है? देखिए, काशी सिंह हैरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मानित नेता है, और अगर उनका नाम घोषित कर दिया गया है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है हमको पहले विधानसभा की सीटें निकालने पर फोकस करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इस समय किसके नाम पे वोट पड़ सकती है। तो ये चर्चा का विषय जरूर है पार्टी के अंदर। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी हमें उस पर फोकस करना चाहिए, कई बार ये सवाल उठ जाता है कि भाई आप ये बताइए कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में चेहरा है कि भाई मुख्यमंत्री जो इस समय है धामी जी, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा। ये प्रचारित किया जा रहा है कि चेहरा मुख्यमंत्री जो धामी है वही रहेगा। आपके यहाँ भी क्या है? कांग्रेस में भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई किसके चेहरे पे? सवाल तो आता ही है, लोग तो पूछते ही हैं। देखिए, अगर घोषित हो गया तो क्या दिक्कत? पार्टी ने घोषित किया है तो ठीक है, हम सब लोगों को उनके पीछे, हैरी साहब के पीछे खड़े होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी हुई है, जल्दबाजी हुई है, और कुछ युवा नाराज हैं क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है। क्या युवाओं को ये लगता है कि चेहरा हम होंगे? जो सोशल मीडिया में जो युवा लिख रहे हैं कि भाई चेहरा कौन होना चाहिए? आशीष नेगी होना चाहिए। युवा शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। मेरे साथ यूकेडी के युवा नेता और उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी हैं, जाना पहचाना चेहरा है। लंबे समय बाद आपसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आशुतोष नेगी जी, अभी आप हाल फिलहाल में यमुनोत्री की यात्रा पर रहे, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर अगर बातचीत करेंगे तो क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन खासतौर पे जो यमुनोत्री में गया था, यमुनोत्री के हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है देहरादून से जब आप जाते हैं तो एक तो मसूरी होते हुए, केम्प्टी फॉल होते हुए आप नीचे यमुना ब्रिज पे उतरते हैं, तो उसमें तो एक जगह तो सड़क पूरी मसूरी से और यमुना ब्रिज के बीच में जो है सड़क पूरी वॉश आउट है, और अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है, डाइवर्जन किया हुआ है। उसके बाद यमुना ब्रिज से जब आप बड़कोट की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जगह जगह बोल्डर गिरे हुए हैं, पत्थर गिरे हुए हैं, और बड़कोट के बाद भी कुछ पोर्शन ठीक है, लेकिन खरसाली यमुनोत्री का जो पड़ाव है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है पैदल, खरसाली जिसको क्या कहते हैं, सयाना चट्टी और खरसाली दोनों लगे हुए ही हैं, वहाँ तक स्थितियाँ बहुत खराब है सड़क। तो सड़क तो बहुत खराब है। उसके बाद जो है पैदल मार्ग है, तो पैदल मार्ग में भी जो है कठिनाई, जो पुरानी रेलिंग लगी हुई है वो टूट रही है, जगह जगह जर्जर हो गई है। घोड़े खच्चर ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं, डंडी वाले भी दौड़ते रहते हैं। अगर किसी का धक्का लग गया तो दुर्घटना हो सकती है। ना तो मुझे लाइट दिखाई दी उस रूट पे, ना सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए, वो तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे है, मतलब भगवान के दरबार में जा रहे थे, भगवान के भरोसे पे जाएगी। जी जी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, जैसे एक चीज और कहना चाह रहा था मैं, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हमारी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष है संतोष भंडारी जी भी आई हुई थी, और उनकी एक मित्र दिल्ली से आई हुई थी, रचना जी, काफी बुजुर्ग थी, बड़ी हिम्मत करके वो पहुंची थी वहाँ पे। तो खरसाली में वहाँ पे जो यमुना माँ का मंदिर है, वहाँ पे शाम को आरती हो रही थी, तो उन पे धक्का लगा, वो गिर गई। तो उनको पाँव में, सिर पे भी लगी, लेकिन पाँव में ज्यादा चोट आई, फ्रैक्चर हो गया। तो वहाँ से नीचे फिर रेफर करके एम्बुलेंस से सयाना चट्टी लाया गया। वहाँ पे जो भी डॉक्टर थे, एम्बुलेंस का स्टाफ था, उन्होंने तो मेहनत की जो भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक्सरे तक की व्यवस्था बड़कोट तक नहीं है। बड़कोट जो कि एक मुख्य बाजार, मुख्य कस्बा कह सकता हूँ मैं, तो बड़कोट तक भी नहीं है। फिर वहां से उनको रात को ही जो है
यहाँ मैक्स देहरादून। अस्पताल लाया गया देहरादून में। और मैक्स अस्पताल में एक रात रखने का करीब 50,000 रुपए निकल गया। फिर वो इलाज करने अब दिल्ली चली गई है। तो ये एक तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई इससे कि उस इलाके में, ये तो मैं यमुनोत्री की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सभी जगह यही स्थिति है। गंगोत्री में भी यही हालात है, केदारनाथ जाएंगे वो यही हालात है, और बद्रीनाथ में भी यही हालात है। मैं समझता हूँ कि जो लोग यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा करेंगे वो अगर स्वस्थ नहीं है या थोड़ा सा भी उनकी तबीयत खराब है तो वो संभल के आए, क्योंकि उसमें करीब 20-22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है गौरीकुंड से केदारनाथ, और यहाँ भी करीब 5-7 किलोमीटर खरसाली से जो ट्रैक है। तो पैदल यात्री सावधान रहें, बूढ़े बुजुर्ग बीमार ये ऐसे लोगों को अवॉइड करें, अवॉइड क्योंकि करें। वाकई नहीं है स्थितियाँ, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं तो वहाँ पे टेस्टिंग के इक्विपमेंट नहीं है, फिर आपको रेफर किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, और लास्ट में इलाज जो है आपका वो देहरादून में मिलेगा। तब तक तो बेचारे कई लोग दुनिया ही छोड़ देंगे। चलिए खैर, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर बहुत लोग आश्वस्त भी हो रखे हैं कि भाई जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इस समय, ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई सोशल मीडिया के हिसाब से तो उत्तराखंड क्रांति दल सरकार बनाने जा रही है। अभी हाल में एक घोषणा भी की है अध्यक्ष जी ने कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो मुख्यमंत्री का चेहरा काशी सिंह हैरी जो संरक्षक भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, बड़े नेता भी हैं आपके, उनको कहा गया है कि काशी सिंह हैरी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस पर आपका क्या कहना है? युवा टीम किस तरीके से इसको देख रही है? देखिए, काशी सिंह हैरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मानित नेता है, और अगर उनका नाम घोषित कर दिया गया है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है हमको पहले विधानसभा की सीटें निकालने पर फोकस करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इस समय किसके नाम पे वोट पड़ सकती है। तो ये चर्चा का विषय जरूर है पार्टी के अंदर। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी हमें उस पर फोकस करना चाहिए, कई बार ये सवाल उठ जाता है कि भाई आप ये बताइए कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में चेहरा है कि भाई मुख्यमंत्री जो इस समय है धामी जी, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा, ये प्रचारित किया जा रहा है कि चेहरा मुख्यमंत्री जो धामी है वही रहेगा। आपके यहाँ भी क्या है, कांग्रेस में भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई किसके चेहरे पर? सवाल तो आता ही है, लोग तो पूछते ही हैं। देखिए, अगर घोषित हो गया तो क्या दिक्कत? पार्टी ने घोषित किया है तो ठीक है, हम सब लोगों को उनके पीछे, हैरी साहब के पीछे खड़े होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी हुई है, जल्दबाजी हुई है, और कुछ युवा नाराज है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है। क्या युवाओं को ये लगता है कि चेहरा हम होंगे? जो सोशल मीडिया में जो युवा लिख रहे हैं कि भाई चेहरा कौन होना आशीष नेगी होना चाहिए, युवा चेहरा मुख्यमंत्री आशीष नेगी होना चाहिए युवा चेहरा। तो ये चर्चाएं हैं। लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि भाई अभी तो आशीष नेगी बच्चा है, उस हिसाब से तो। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, परिपक्वता की जरूरत है, जबकि उसकी जो वो है, देखिए अभी जो है ना लोगों में जो यूथ है, देखिए निश्चित तौर पे यूथ को तो आशीष नेगी ने काफी कनेक्ट किया है। कनेक्ट में कोई दो राय नहीं है कि आशीष नेगी ने मेहनत की है, अच्छा उसका पकड़ है यूथ के बीच में। तो यूथ तो नेचुरली चाह रहे थे कि जैसे नेपाल में जो है बालेंद्र शाह को आगे कर दिया गया, तो ऐसे ही उत्तराखंड में आशीष नेगी को आगे किया जाए। तो चलिए ठीक है। अब मेरा तो ये कहना है कि अब जनता जो है केवल ये ना देखे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या कौन है, जनता को इस आधार पे वोट करना चाहिए कि 26 सालों से जो आप चाह रहे हैं वो तो हरगिज नहीं हो रहा है। और इस समय यूकेडी के पास बहुत अच्छी टीम है, चाहे काशी सिंह हैरी जी का अनुभव हो, चाहे आशीष नेगी जैसे युवा हो, चाहे मैडम भंडारी जैसे सशक्त महिला नेत्री हो, तो शांति भट्ट जी जैसे हमारे प्रवक्ता हो। ऐसा तो नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे पास हैं, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे। निश्चित तौर पे वो
राजनीतिक लोग होंगे और कांग्रेस भाजपा से भी आ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। नहीं, जैसे तो अभी बात हो रही थी, काम तो यूकेडी ही करेगी और इस मुद्दे पे वोट पड़ना चाहिए यूकेडी को। वोट पड़ना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि काशी सिंह कोई जल्दबाजी में नाम की घोषणा की गई है, क्या पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, उनकी कभी मीटिंग करते हैं या कोई ऐसा निर्णय करने से पहले आप लोगों की बैठक होती है कि भाई कितने केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, कितने महामंत्री हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कोर कमेटी के हैं जिनसे विचार विमर्श किया जाता हो और तब उस काम को अंजाम दिया जा रहा है? मैंने एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी है कि जल्दबाजी हुई है। हाँ, यानी कि बिना पूछे बातचीत होगी। अब इसका जो भी अर्थ निकालें, अब मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इतना। चलिए, अभी जैसे बात हो रही थी महिला आरक्षण की, चलिए वो बात संसद में अब नहीं हो पा रही है। परिसीमन भी इसमें एक मुद्दा आया था, उसमें काशी सिंह हैरी जी का भी मैं बयान देख रहा था कि परिसीमन जो है उत्तराखंड में अलग तरीके से हो, जनसंख्या आधार ना हो, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी उसमें कंसिडर की जाएं, इस तरीके का उन्होंने बात रखी थी। ठीक है, अब वो मामला तो पूरा फिनिश हो गया। यूकेडी के कुछ महिला नेत्रियां या कुछ यूकेडी के लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 33% आरक्षण, अभी जो मौजूदा सीटें हैं 70, इनमें क्यों नहीं करती? ये मांग यूकेडी भी उठा रही है। ये मांग कल कांग्रेस का भी प्रदर्शन होने जा रहा है विधानसभा के सामने कि 33% आरक्षण यहाँ लागू किया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं को 33% आरक्षण के विषय में, मतलब आप क्या इस चीज को आपकी पार्टी कोशिश करेगी कि हम भी महिलाओं को आगे देंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 था वो तो पहले से ही पारित था। अब इस समय जो था कि जनसंख्या और परिसीमन को लेके जो ये बिल आया था ये संसद में गिर गया और इसका जो परिणाम ये है कि अब जो है महिला रिजर्वेशन भी फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा। मेरा इसमें ये कहना है कि अभी भी जो है उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं, पूरे देश की बात ना करूं, तो अभी भी जो है भाजपा की जो है 4-5 विधायक हैं, महिला विधायक। आशा नोटियाल है केदारनाथ से, रेणु बिष्ट है यमकेश्वर से, सोमेश्वर से रेखा आर्य है, ऋतु खंडोरी आपकी कोटद्वार से हैं, शायद मेरे ख्याल से यही लोग हैं शायद, या कोई नाम छूट रहा है। तो आप ये बताइए कि महिलाओं के मुद्दे पे इनकी बोलती कब खुलती है, इनकी जुबान कब खुलती है? क्या इन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में कभी कुछ बोला? क्या इन्होंने अन्य जो महिला अपराध में नंबर 1 हो गया उत्तराखंड, कभी जुबान खोली? या महिला का कोई भी मुद्दा है, जैसे आजकल आंगनबाड़ी वाला आंदोलन चल रहा है, क्या ये धरना स्थल पे कभी गए? नहीं, वो तो ये नहीं कह रहे ना। ये आरक्षण जो है ना, ये वो तो आरक्षण को कहीं नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भाई संसद में नहीं। आपके हमारा ये कहना है कि भाजपा की नेत्रियां जब कुछ करती ही नहीं है तो उनको किस तरह का आरक्षण चाहिए? भाजपा को क्यों महिलाओं के, उसमें भाजपा की महिला हो या यूकेडी की महिला हो, देखिए या फिर कांग्रेस, जिन महिलाओं को मौका मिला है जब वो कुछ कर ही नहीं रही हैं, तो हमें तो ये लगता था और अच्छा ही हुआ कि ये बिल जो है गिर गया। ये करना ये चाह रहे थे कि जहां जहां भाजपा सशक्त है वहां ये 105 सीटें जो करने वाले थे वहां एक पुरुष सीट हो जाती, एक महिला कर देते। महिला इनकी बहू बेटी, इनकी प्रेमिका, उनको अवसर मिल जाता। बहू बेटी प्रेमिका उनके लिए अवसर थे। क्या ये किसी सामान्य जो कार्यकर्ता है भाजपा की उसको टिकट देने वाले थे? आपको लगता है? आप महिलाओं से पूछिए ना, जो सालों से भाजपा का झंडा लेके घूम रही है बेचारी, क्या उनके लिए टिकट है? टिकट तो इनकी बड़े नेताओं की प्रेमिकाओं के लिए है, पत्नियों के लिए है और बहुओं के लिए है, बेटियों के लिए है। आप देख ही रहे हैं देहरादून में भी आप कई चर्चित नाम है इस तरह के जो आजकल चर्चाओं में है। तो निश्चित तौर पे महिला आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब ईमानदारी से जो ग्रास रूट पे जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको टिकट मिलेगा। बिल्कुल हम इसके पक्ष में हैं। नहीं, यूकेडी की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस भी मांग कर रही है, यूकेडी के लोग भी मांग कर रहे हैं,
तो क्या अपनी पार्टी में भी ये मांग रखी जाएगी कि भाई यहाँ भी महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा महिला नेत्रियां हैं ही नहीं। हाँ, तो वो तो बहुत ज्यादा संख्या तो किसी के पास भी नहीं। नहीं, भाजपा के पास तो महिलाओं का अच्छा संगठन है, क्यों नहीं वो उनको संगठन तो सभी जगह है। नहीं, उनका सबसे मजबूत संगठन है, इसी आधार ठीक पर है, चुनाव वो जीतते सब- हाँ, हो। सब- और उसके बावजूद जो ग्रास रूट पे जो महिलाएं काम करती हैं उनको टिकट नहीं देते हो। मैं तो उन बहनों से निवेदन करूंगा कि यूकेडी ज्वाइन करें। आपने इतनी मेहनत भाजपा के लिए कर दी है, आप यूकेडी के लिए काम करें, आपको टिकट दिया जाएगा। हमारे पास तो महिला नेत्रियों का सख्त अकाल है, अभी कम है। जो दमदार नेत्रियां हैं वो कम है। नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि भाजपा का संगठन, महिला संगठन मजबूत है, तो यूकेडी का क्या महिला संगठन कमजोर है? कमजोर है, निश्चित तौर पे कमजोर है, अभी तो कमजोर है ही। इसमें महिलाएं तो काफी संख्या में नहीं जोड़ रही हैं, लेकिन अभी भी भाजपा को हराने के लिए महिला संगठन जिस तरह मजबूत होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं कि उतना मजबूत नहीं है अभी। युवाओं का संगठन मजबूत है, आर्मी संगठन मजबूत है, लेकिन महिलाओं का संगठन अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी कोर्ट नाला जी को प्रभारी बनाया है, उससे पहले घोषणा हुई थी जयप्रकाश उपाध्याय, पहले केंद्रीय उपाध्यक्ष, शायद अभी भी केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके पास है, उनको बनाया गया चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष या कुछ इस तरीके से कोई उन्हें जिम्मेदारी दी है टिकट वितरण की। उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या ऐसे मतलब क्या लग रहा है? देखिए, कोटनाला जी जो है वो हमारे एक बहुत दमदार नेता है और सैन्य शक्ति उनके पीछे खड़ी है, और उनको जो गढ़वाल मंडल का प्रभारी बनाया गया है बहुत उचित निर्णय है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में जो है बहुत सारे परिवार पूर्व सैनिकों के हैं, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो उनके ये जिम्मेदारी संभालने से मुझे लगता है कि और ज्यादा संख्या में जो है सैन्य पृष्ठभूमि के परिवार मतलब उसका लाभ मिलेगा, पूर्व सैनिकों बिल्कुल की मिलेगा। दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा क्या है कि सैनिक जो है अनुशासित होते हैं, और अगर उनका कमांडर कोई आदेश देता है तो सैनिक फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोटनाला जी के नेतृत्व में जो है, जो हमारे सैनिक भाई हैं, पूर्व सैनिक भाई हैं, उनके परिवार हैं, वो निश्चित तौर पे यूकेडी से जुड़ेंगे। और चुनाव में, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट महत्वपूर्ण पहलू है, बूथ की जिम्मेदारी खासतौर पे सैनिक पृष्ठभूमि के लोग संभालेंगे, जिसका निश्चित तौर पे लाभ जो है यूकेडी को होगा, लाभ मिलेगा यूकेडी को। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अभी घोषणा की है एरी जी ने कि पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े 22 में, इस बार उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या अब उनको चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर भी पार्टी में कोई दो राय है कि, या सभी चाहते हैं कि एरी जी भी चुनाव लड़े? ये एरी जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है। हाँ। और हम लोग भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। पिथौरागढ़ में केवल मुझे लगता है कि वो ही सबसे दमदार नेता है हमारे, और पहले भी विधायक रहे हैं। तो हम लोग तो अभी आपको ये नहीं लगता कि अगर बड़े लोग सब चुनाव में उतर जाएंगे मैदान में, तो अपने लिए चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, काशी सिंह एरी जी का जो है चुनाव लड़ना आवश्यक है, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे पास कोई उनसे मैं समझूंगा उनसे 50% कद वाला नेता भी नहीं है। अभी 70 सीट तो लड़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी 70 सीटों की बात हो रही थी कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवारों की बात करते हैं तो 70 सीटों पे उम्मीदवारों की क्या स्थिति है? देखिए, अभी लगभग 70 में से 35-40 सीटों पे लोग काम कर रहे हैं, हमारे यूकेडी के बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और कई जगह जो है हमारे पास भाजपा और कांग्रेस से भी कई कद्दावर नेता आने के इच्छुक हैं, उनका संगठन हमसे जुड़ने को इच्छुक है। और अभी हम लोग निश्चित तौर पे इस पे विचार करेंगे कि अगर कहीं हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है और भाजपा या कांग्रेस से कोई पहाड़ी सोच का, मूल निवासी सोच का, पहाड़ का भला करने का सोच का, उत्तराखंड का भला करने का सोच का कोई व्यक्ति आता है, कोई महिला नेत्री आती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाजपा और कांग्रेस में उत्तराखंड का भला चाहने वाले लोगों की कमी है। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो गैर सैन्य राजधानी चाहते हैं,
मूल निवास व्यवस्था चाहते हैं, सशक्त भू कानून चाहते हैं, लेकिन उनका जो हाईकमान है वो ये नहीं चाहता है। तो अब ये विचारणीय प्रश्न उनके लिए है कि अगर वो वाकई उत्तराखंड का भला चाहते हैं तो यूकेडी ही उनके पास विकल्प है। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग यूकेडी में आ जाएंगे। चलिए ठीक है। एक चीज और है, जैसे अभी पिछली बारी की बात है, 2022 के चुनाव में घोषणा हुई थी कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ पाए। इस बार भी यही कहा जा रहा है। नहीं तो इस बार में और उस बार में देखिए कितना अंतर है? देखिए, जो पिछला चुनाव था तो उस समय तो मैं यूकेडी का हिस्सा नहीं था, और अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल में यूकेडी का ग्राफ जो है इतना बड़ा है कि जितना पहले कभी नहीं बढ़ा। ये तो आप सहमत होंगे। युवाओं के बीच जो है पार्टी बहुत लोकप्रिय है। युवा जो है वोट देने का पूरा मन बना रहे हैं यूकेडी को। साथ में जो है उनके गार्जियंस, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं भी युवाओं की भावनाओं से सहमत होते हुए यूकेडी की तरफ अपना झुकाव बना रहे हैं लगातार। ऐसे झुकाव बन रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पे बन रहा है। तो इस समय जो स्थितियां हैं 2022 के, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड बनने के समय जो भावनाएं थी, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा प्रबल भावनाएं यूकेडी के पक्ष में हैं। और इस वजह से 70 की 70 सीटों में चुनाव लड़ना बेहद आवश्यक है, न केवल सत्ता में आने के लिए, वरन जो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि युवा हर विधानसभा में लामबंद होकर इस बार यूकेडी को वोट करेंगे, और साथ में महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर दुर्भाग्य से कोई सीट हम ना भी जीत पाए तो कम से कम बहुत अच्छा वोट बैंक मिलेगा। वो वोट बैंक जो है आगे जनता की सेवा करने के काम आएगा। और हम केवल राजनीतिक रूप से यूकेडी को नहीं देखते, हमें समझते हैं कि एक सुरक्षा कवच उत्तराखंड के निवासियों का, उत्तराखंड के मूल निवासियों का ये सुरक्षा कवच है, और वो मजबूत होना चाहिए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि उत्तराखंड क्रांति दल केवल राजनीतिक दल न होकर एक सुरक्षा कवच भी है, जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों का एक रक्षा करने का पूरा प्रयास करता है। और ये कई बार देखने में भी आया है। आप इस विचार को किस तरीके से देखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद।